हम लोगों का अपना टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? इसके पहले हम लोगों ने धारिता के बारे में पढ़ा था। धारिता क्या होता है? कोई चालक है, उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ये जितना आवेश ग्रहण कर सकता है वही उसकी धारिता कहलाती है। अब अगर इस चालक के आकार में हम परिवर्तन नहीं करते हैं और इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम बढ़ा देते हैं, तो यही युक्ति क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। अर्थात चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो वही युक्ति संधारित्र कहलाती है। संधारित्र दो प्रकार का होता है। एक तो हम बोलते हैं नियत संधारित्र, दूसरा होता है परिवर्तीय संधारित्र। नियत संधारित्र क्या होता है? नियत नाम से ही पता चल रहा है, जिसका मान एक निश्चित होता है, अर्थात उसके मान में हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है? दो समानांतर रेखाएं होती हैं और इस तरीके से ये इसका नियत संधारित्र का प्रतीक चिन्ह होता है। परिवर्ती संधारित्र हम क्या करते हैं? इसमें हम यही प्रतीक चिन्ह होता है, लेकिन इसमें ऐसे इस तरीके से तीर का निशान लगा दें, तब ये परिवर्तीय संधारित्र का प्रतीक चिन्ह बन जाता है। अब परिवर्तीय संधारित्र नाम से ही पता चल रहा है, जिसका मान बदला जा सके, अर्थात जिसके मान को हम घटा या बढ़ा लेते हैं, ऐसे संधारित्र को हम बोलते हैं परिवर्तीय संधारित्र। अगला टॉपिक है हम लोगों का संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? माना इसमें एक चालक प्लेट है ए। चालक प्लेट ए पर आवेश कितना है? मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश इस पर उपस्थित है। अब हम क्या करते हैं, ये मान लो ए की स्थिति है। अब हम इस चालक प्लेट को ठीक पास में, चालक प्लेट के ठीक पास में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा प्लेट ले आते हैं, जिसका क्षेत्रफल पहले प्लेट के ठीक समान होता है, लेकिन ये कैसा होता है? निरावेशित होता है। निरावेशित अर्थात जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। पहले ए वाले प्लेट पर क्या था? इस पर आवेश था, कितना था? प्लस क्यू आवेश इस पर था। लेकिन दूसरा जो प्लेट है, इस पर कोई भी आवेश नहीं था। लेकिन जब हम ए प्लेट के पास में बी प्लेट ले आएंगे, तब क्या होगा? प्रेरण प्रभाव के कारण ये भी क्या हो जाता है? आवेशित हो जाएगा। प्रेरण प्रभाव में आपको पता है, इसके सम्मुख पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाएगा और उतना ही इधर धन आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर ये इस स्थिति को ग्रहण कर लेगा। अब तीसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हम दूसरा प्लेट ले आए निरावेशित, उसके दूसरे पृष्ठ को हम क्या करते हैं, इसको भू संपर्कित कर देते हैं। अर्थात तीसरी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इस जो बी प्लेट है, बी प्लेट के हम दूसरे पृष्ठ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस वाले भाग को, ये तो धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, और इस भाग को हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित, अब आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार है, अर्थात पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत अधिक है। जैसे ही हम बी वाले सतह के दूसरे
भाग को पृथ्वी से जोड़ते हैं, ये चालक तार है, चालक तार से हम जोड़ते हैं, तब क्या होगा, इस चालक तार से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें जो धन आवेश थे उसको ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। अर्थात अब बी प्लेट पर केवल यहाँ पर ऋण आवेश ही बचता है। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, बी प्लेट पर अब केवल माइनस क्यू आवेश बचता है। इस तरीके से अब ये जो है निकाय, ये क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका विभव घट गया। घट क्यों गया, क्योंकि अब देखो परिणामी विभव प्लस क्यू के कारण धनात्मक विभव, माइनस क्यू के कारण ऋणात्मक विभव, परिणामी विभव क्या हो गया, पहले की तुलना में कम हो जाता है। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी को अगर हम गणितीय रूप में देखें, गणितीय रूप में अगर हम समझते हैं तो गणितीय रूप में क्या होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रारंभिक स्थिति में जब हमारे पास चालक ए है, इस चालक ए पर आवेश कितना है, क्यू, और इसकी धारिता हम मान लेते हैं कितना है, सी है, और विभव कितना है, मान लेते हैं इस प्लेट का विभव वी है। तब यहाँ से हम देते हैं, देखें सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होता है धारिता, सी बराबर होगा क्यू बटे वी। फिर अंतिम स्थिति में हम क्षय वाली स्थिति के लिए हम मान लेते हैं, अब इसकी धारिता कितनी हो गई है, मान लेते हैं इसकी धारिता हो गई है सी डैश, और विभव कितना हो गया है, मान लो वी डैश हो गया है। तब हम इसके लिए अगर हम बात करें धारिता के लिए सूत्र लिखेंगे तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे वी डैश। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगाते हैं, तो समीकरण 2 में 1 का अगर हम भाग लगाएं तब हमें क्या प्राप्त होगा, सी डैश बटे सी बराबर होगा क्यू बटे वी डैश बटे में क्यू बटे वी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमको मिलता है सी डैश बटे सी बराबर होगा वी बटे वी डैश। अब इस मान से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान देना है, जो वी डैश है, वी डैश किसके बराबर है, ये विभव किसके बराबर है, तो वी डैश हमारा वी डैश बराबर है ए प्लेट के कारण विभव, ए प्लेट के कारण विभव अर्थात धनात्मक आवेश के कारण विभव, फिर यहाँ पर माइनस क्यू अर्थात बी प्लेट के कारण विभव, बी प्लेट के कारण विभव। अब यहाँ से हम अगर देखें वी डैश बराबर होगा ए प्लेट के कारण हम मान रखे हैं वी है तो वी होगा, और बी प्लेट यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है तो जाहिर सी बात ये ऋणात्मक होगा, मान लो वी डबल डैश है। तो अब इस समीकरण से यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है v का मान v डैश से ज़्यादा ही होगा, अर्थात अगर v का मान v डैश से ज़्यादा है अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं इस समीकरण से c डैश का मान c से ज़्यादा होगा, या अतः हम यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि v ग्रेटर देन v डैश है, या हम ये कह दें c डैश बड़ा होगा c से, अर्थात इसकी धारिता हमने क्या कर दिया,
बढ़ा दिया। अर्थात इस तरीके से ये संधारित्र निर्माण हो। अगला अपना पार्ट है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? यहाँ पर दो समानांतर प्लेटें होती हैं जिनका क्षेत्रफल समान, मान लो ए है, ए प्लेट का क्षेत्रफल है। इसमें प्लेट पर जो आवेश होता है वो एक पर धनात्मक होता है, प्लस क्यू मान लेते हैं, दूसरे पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है, मान लो माइनस क्यू है। और इस पर ए प्लेट पर धनात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व मान लो सिग्मा प्लस है, इस पर मान लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा माइनस है। इनके बीच की दूरी है मान लो डी। इन प्लेटों के बीच में मान लेते हैं कुछ भी नहीं है, अर्थात निर्वात है। निर्वात की विद्युतशीलता मान लो एप्सिलॉन 0 है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर हम बात करें प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इनके प्लेटों के बीच की दूरी बहुत अल्प है, तो हम इनके मध्य के विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इनके मध्य का जो विद्युत क्षेत्र है, अब धनात्मक आवेश के कारण अगर हम जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर होगी, मान लो E1 है। और ऋण आवेश प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इसी तरफ ही होगी, मान लो E2 होगी। इस तरफ क्यों होगी? क्योंकि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वहाँ पर हम परीक्षण आवेश मानते हैं। परीक्षण आवेश धनात्मक होता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, अर्थात E2 की दिशा किधर होगी? इधर। मतलब हम ये कह सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की किधर होगी? इन दोनों के योग के बराबर और इनकी दिशा में ही होगी। तो अब हम अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र अगर हम मान लें E है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? तो हम कहेंगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। माइनस क्यू प्लेट या बी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? तो हम कहेंगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो परिणामी कितना हो जाएगा? परिणामी हम कहेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। अब इसी विद्युत क्षेत्र को ये हमने सिग्मा के पदों में लिखा और सिग्मा बराबर क्या होता है? हम इसी को आवेश के पदों में कह सकते हैं कि आवेश के पदों में क्या होगा? Q बटे एप्सिलॉन A। क्यों? क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके बराबर होता है? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश Q है, कुल क्षेत्रफल A है, तो सिग्मा बराबर Q बटे A आ जाता है। अब हम अगर बात करें विभव, विभव किसके बराबर होता है? विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये कहाँ से आता है? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, V बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के। तो यहाँ पर अगर हम पूर्ण मान के रूप में लिखें तो विद्युत क्षेत्र का पूरा मान E है और उनके बीच की दूरी T है, तो हम इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं? V बराबर E इंटू डी। अब ये हमको विभव का सूत्र प्राप्त हो गया है, V बराबर E इंटू डी। इस E का मान हम यहाँ से रख देते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है E का मान कितना? Q बटे एप्सिलॉन A।
तो यहाँ से रखेंगे तो Q बटे एप्सिलॉन A और D है D, ये हमको विभव का मान प्राप्त हो जाता है। अब धारिता का सूत्र क्या होता है? धारिता C बराबर होता है Q बटे V, और V का मान हमको क्या मिला हुआ है? इतना है, तो ऊपर से हम V का मान रख दें तो Q बटे V की जगह हम रखेंगे Q इंटू D बटे एप्सिलॉन A, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तब यहाँ से C का मान मिल जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है। अगली स्थिति है, यहाँ पर जब इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले चित्र बनाते हैं। मान लो ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस, इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा माइनस, इस पे आवेश प्लस Q था और इस पे माइनस Q है, और इनके प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब इनके बीच में हम मान लेते हैं एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है। तब उस स्थिति में सबसे पहले नंबर हमको ध्यान रखना है, अगर परावैद्युतांक एप्सिलॉन R का पदार्थ है तब इनके बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में, अब ये विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? यहाँ से देखते हैं, ठीक इससे हम तुलना करते हैं, देखेंगे बिल्कुल समान होता है। सिर्फ परावैद्युतांक की स्थिति में ये इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, अर्थात परावैद्युतांक निर्वात के लिए तो एप्सिलॉन 0, परावैद्युतांक के लिए अब इसी के साथ में हम क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R आ जाएगा परावैद्युतांक का। ठीक ऐसे ही इस प्लेट के कारण बी प्लेट के कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, या हम कहेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R आ जाएगा, या हम कहेंगे Q बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A के बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। विभव किसके बराबर हो जाएगा? ये E इंटू D के बराबर है, तो E का मान हम रखेंगे तो Q बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A इंटू D के बराबर हो जाएगा। ये हमारा विभव। अब धारिता कितनी हो जाएगी? धारिता अगर हम बात करें Cm माध्यम के लिए है, ये परावैद्युतांक के लिए, तो हम इसको Cm से, इसको मान लो हम C0 से दर्शाते हैं, तो ये निर्वात के लिए है, तो Cm किसके बराबर हो जाएगा? अब धारिता किसके बराबर होता है? Q बटे V। V का मान कितना है? इसको रख देते हैं, तो V का मान है Q D बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A बटे D। तो ये हमको धारिता का सूत्र प्राप्त होता है किसमें? जब परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा है। अब इसमें निर्वात की स्थिति के लिए और किसमें माध्यम की स्थिति के लिए, दोनों में अगर हम देखें संबंध क्या होगा, तो यहाँ से देखते हैं ये एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D किसके बराबर है? एप्सिलॉन 0 के, C0 के, तो हम इसको कह सकते हैं Cm बराबर होगा एप्सिलॉन R C0 के। मतलब माध्यम में जो परावैद्युत धारिता होती है, निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन R गुना होता है।